आज सुबह सुबह देश को ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने बड़ी खुशखबरी दी है। महज 17 साल की उम्र में डी गुकेश ने इतिहास रच दिया। गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर सबको हैरत में डाला है और इसी के साथ वो चेस चैंपियन के पड़ाव के बेहद करीब पहुंच गए हैं। साल के अंत में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप प्रतियोगिता होनी है, जिसमें अब गुकेश का मुकाबला मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन से होगा। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स जीतने वाले दूसरे भारतीय तो बन गए, अब उन्हें विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम करना है। डी गुकेश की कामयाबी कई लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। तो डी गुकेश विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इस जीत के साथ 17 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश भारत के टॉप चेस प्लेयर बन गए। कैंडिडेट्स मैच जीतने के बाद गुकेश वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 8 पे पहुंच गए हैं। गुकेश पहली बार FIDE रेटिंग के टॉप 10 में शामिल हुए। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन आनंद इस समय 9वें स्थान पे हैं। इसके अलावा शतरंज के इतिहास में 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। पिछले साल डी गुकेश ने हांगझो एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीता था और अब साल के अंत में वर्ल्ड चैंपियन के लिए मुकाबला होने हैं, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि गुकेश चीन के प्लेयर को पछाड़ देंगे। डी गुकेश की कामयाबी पे विश्वनाथन आनंद ने उन्हें बधाई दी है। एक्स पे उन्होंने लिखा है कि सबसे कम उम्र के चैलेंजर बनने के लिए डी गुकेश को बधाई। आपने जो किया है उस पर परिवार को बहुत गर्व है। चलिए अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। दिल्ली वालों को आज मौसम ने थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन देश के तमाम हिस्सों में सूर्य देवता अभी भी लोगों का कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। देश में आम चुनाव चल रहे हैं, इसी तपते दिनों में नेताओं की चुनावी तपस्या भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी तमाम पार्टियों के नेताओं से गर्मी से बचाव की अपील कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में होंगे। कई इलाकों में पारा 42 डिग्री के ऊपर भी रहेगा। फिलहाल मौसम की बात करें तो दिल्ली में मौसम की ओर से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। रात को कई इलाकों में बारिश के बाद पारा डाउन हुआ। अब ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इन तस्वीरों से जाहिर है कि कैसे एक तरफ गर्मी कड़ा इम्तिहान ले रही है, तो दूसरी ओर इस तपते दिनों में लोकतंत्र के सबसे बड़े इम्तिहान में नेता पसीना बहा रहे हैं। देश भर में तापमान के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच नेताओं की धुआंधार रैलियां हो रही हैं। 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी पार्टीज के नेता चुनावी गर्मी को बढ़ाने में जुटे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। देश में अब लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होने लगा है। वैसे तो हर साल अप्रैल मई के महीने में पारा चढ़ता है, लेकिन इस बार तापमान के साथ साथ सियासी पारा भी आसमान छू रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जलती चुपती गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आम जनता तो गर्मी का सितम झेल ही रही है। इसी बीच नेताजी लोग तो अग्निपथ पर निकल पड़े हैं। भीषण गर्मी और लू के बीच सभी पार्टियों के नेता इन दिनों घर घर गली गली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या गर्मी क्या लू, सियासी तपिश के आगे नेताओं के लिए सब कुछ फीका ही है। तभी तो 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए भीषण गर्मी के बीच नेताजी चुनावी मौसम को गर्म करने में जुटे हुए हैं। अलीगढ़ में आज तापमान 39 डिग्री रहने का अनुमान है, जहां दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज छत्तीसगढ़ में 40-42 डिग्री तापमान के बीच चुनावी जनसभा करने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी इस सियासी तपिश से दूर नहीं है। बेंगलुरु के चिकबल्लापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनता जनार्दन के बीच होंगे, जहां तापमान 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। राहुल गांधी की भी केरल के अलापुझा में 38 डिग्री तापमान के बीच चुनावी जनसभा होनी है। चिलचिलाती गर्मी के बीच धड़ाधड़ हो रही नेताओं की रैली को देखकर तो ये लगता है कि अभी 1 जून तक गर्मी पर सियासी तपिश ही भारी रहने वाली है। फिलहाल गर्मी के साथ साथ चुनावी मौसम भी गर्म है, लेकिन
जहां जहां रैली और जनसभा होती है वहां वहां सियासी तपिश और भी बढ़ जाती है। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। अप्रैल के आखिरी दिनों में हर दिन पारा बढ़ रहा है। पहले चरण के मतदान में भी गर्मी चरम पर थी। बताया गया कि इसकी वजह से 4 से 8% कम वोटिंग देखने को मिली। ऐसे में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसमें पारा बढ़ने की उम्मीद है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें बात मेरठ के तापमान की अगर करें तो उस दिन वहां पर तापमान 41 डिग्री रहेगा। वहीं बागपत का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा देखा जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल के आखिरी में यही हाल ज्यादातर इलाकों में रहने वाला है। गौतम बुद्ध नगर में भी चुनाव है, जहां तापमान 41 के पार रहेगा। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो गर्मी का यही हाल यहां पर भी देखने को मिलेगा। टोंक में दूसरे चरण का मतदान, जहां पर तापमान 40 डिग्री रह सकता है। यही हाल लेक सिटी उदयपुर का भी है। उदयपुर में 26 अप्रैल को तापमान 37 डिग्री से ज्यादा रहने वाला है। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी तापमान 41 डिग्री रहेगा। वहीं अमरावती में गर्मी प्रचंड पड़ेगी। अमरावती में करीब 39 डिग्री तापमान रहने वाला है। कुछ यही हाल दक्षिण भारत का भी है। यहां पर कर्नाटक में दूसरे चरण के मतदान होने और यहां पर भी भीषण गर्मी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में तापमान 38 डिग्री हो सकता है और मैसूर में तापमान 38 डिग्री के पार रहने वाला है। तो नेताओं की वोट तपस्या आपने देख ली। अब आपको देश के उन हिस्सों में लिए चलते हैं जहां इस वक्त सूरत से आग बरस रही है। इस वक्त सबसे गर्म ओडिशा है, जहां राजधानी भुवनेश्वर में लू के थपेड़े लोगों को सताने लगे हैं। पारा 40 डिग्री के इर्द गिर्द बना है। कभी कभी तो ये 40 पार भी चला जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो दिन भर बाहर रहते हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग अपने अपने तरीकों को आजमा रहे हैं। कोई सिर को कपड़े से ढक कर बाहर निकल रहा है तो लोग गर्मी से निजात पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक और जूस की दुकानों के सहारे हैं। इस बीच सड़कों पर लस्सी और जूस बेचने वालों की संख्या भी अचानक से बढ़ गई है। अब टेम्परेचर यहाँ पे बहुत बढ़ गया है भुवनेश्वर पे, इसी कारण हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। और अगर हम बाहर भी जाते हैं तो साथ में कुछ वाटर बोतल और ये अम्ब्रेला ये सब लेके जाते हैं, वरना हमको दिक्कत होगी। और यहाँ पे ज़्यादा धूप की वजह से कोई बाहर भी मतलब निकलना भी मुश्किल है। वो पानी बहुत सारा पी रहे हैं और बाकी धूप को देख के निकल नहीं रहे। 4-5 बजे बाहर निकल रहे। अभी जब काम का जरूरत काम है तो निकलना तो पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग पानी लाते हैं, कपड़ा ला के माथा में डालते हैं। भुवनेश्वर का हाल आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं देश के बाकी इलाकों में मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है। अगर बात करें वेदर की तो यहां पर गर्मी प्रचंड पड़ेगी। देश भर में गर्मी का मिजाज भीषण रहने वाला है। बात करें तो बिहार में आने वाले 5 दिनों में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करने का अनुमान है और इसके लिए हमने 5 दिन ही ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण ये है कि वहां हीट वेव भी है, उसके साथ जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं, मीन रात और सुबह के टेम्परेचर हैं, वो भी सामान्य से ज्यादा है। और झारखंड में भी थोड़ा पॉसिबिलिटी है हीट वेव का। और अगर आप साउथ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, वहां ऐसा हीट वेव सिनेरियो तो नहीं है, लेकिन वहां पे हमारा जो वार्निंग है हॉट एंड ह्यूमिड का है। मीन मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा है, उसके साथ जो ह्यूमिडिटी है वो भी हायर साइड है, नॉर्मल से ज्यादा है, जिसके कारण लोग वहां डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं। इसके लिए कि स्पेसिफिकली केरला, तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए आने वाले 4-5 दिनों के लिए हमने वहां पे हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग जेलो अलर्ट में वार्निंग दे रखा है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो जहां पे कंटिन्यूस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण प्रभाव से टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है। अभी 40 भी बड़ी मुश्किल से 1-2 स्टेशन ही हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से नीचे है। और हमारा अनुमान यह है कि अभी जैसे थोड़ा धूप निकलेगी वहां पे टेम्परेचर स्लोली 2 से 3 डिग्री बढ़ सकते हैं। ऐसा अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कहीं पे भी हीट वेव प्रिवेल होने की कोई उम्मीद नहीं आने वाले 4-5 दिनों में।
तो देश भर में गर्मी का मिजाज कैसा है ये आपने जान लिया। अब आपको राहत के ठिकाने की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल के फेमस हिल स्टेशन दार्जिलिंग में मौसम कूल बना हुआ है। मैदानी इलाकों में तपिश बढ़ने के साथ दार्जिलिंग में पर्यटकों की भारी भीड़ बढ़ गई है। दार्जिलिंग का आलम यह है कि वहां अभी भी स्वेटर्स और शॉल में लोग नजर आ रहे हैं। ठंड के बावजूद वहां रात को बाजार गुलजार है। इन गुलजार बाजारों में बड़ी संख्या सैलानी में देखी जा रही है। सैर सपाटा सैलानी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ठंड में कॉफी का मजा लेते दिखे तो कुछ रात को आइसक्रीम का आनंद लेते नजर आए। वहीं पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे तापमान और ज्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे सैलानियों की संख्या में भी इजाफा होने की उम्मीद है। दार्जिलिंग हम लोग घूमने आए हैं विद फैमिली के साथ में और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। इतना सुहाना लग रहा है क्योंकि बॉम्बे में टेम्परेचर तो अभी 40 डिग्री के आसपास और यहाँ तो हम ऐसे एकदम 14 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर में है और इतना डिसेंट क्लाइमेट है यहाँ का। यहाँ रह के हमको 2 दिन हो गया अभी, इतना मतलब अच्छा लग रहा है। और चलिए अब बात उस खबर की कर लेते हैं जिसकी चर्चा दिल्ली में सबकी जुबान पर है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में लैंडफिल साइट पर इस वक्त आग की चपेट में है, जहां भीषण आग के बाद उसे बुझाने के लिए दमकल की टीमों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मौके पर 30 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हैं, लेकिन आग इतनी फैल चुकी है कि उस पर काबू पाना आसान नहीं है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले यानी रविवार को शाम 5:30 बजे कूड़े के ढेर में आग लगी, जिसके बाद आग धीरे धीरे बेकाबू होती गई। अभी 15 घंटे बाद भी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। आग की वजह से धुएं ने आसपास के लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया है, लेकिन अभी जो हालात नजर आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। देखिए, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी होगी और जब 15 घंटे से आग बुझाने की कोशिशें जारी है तो ऐसे में कितना मुश्किल दमकल कर्मियों के लिए रहा होगा। साथ ही साथ वो लोग जो आसपास के इलाकों में रहते हैं उनके लिए कितनी मुश्किल बढ़ गई होगी। 2 तस्वीरें अब टेलीविजन स्क्रीन पर। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीर है जब कूड़े के ढेर में आग लगी और लगातार आग बढ़ती चली गई। और जो पहली तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं आग बुझाने का प्रयास जारी है, लेकिन इन सब के बीच में धुएं का गुबार लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कल शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जो आग लगी थी उसकी लपटें अभी तक फिलहाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जो है वो नजर आ रही हैं। चारों ओर धुएं का एक बड़ा गुब्बार इस पूरे इलाके में फैला हुआ है और फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो लगातार इस पूरे प्रोसेस में कूलिंग प्रोसेस में लगी हुई हैं। 30 से ज्यादा गाड़ियां फायर टेंडर्स की इस पूरे कूलिंग प्रोसेस में लगी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों ओर आग जो है वो फिलहाल लगी हुई है कई हिस्सों के अंदर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई मीटर तक ये पूरा हिस्सा अगर कहा जाए तो इस पूरी लैंडफिल साइट पर इस वक्त आग जो है वो लगी हुई है। उसको फिलहाल कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो फायर ब्रिगेड की टीमों की तरफ से लगातार यहाँ पर की जा रही है। एक के बाद एक जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं ताकि आग को किसी भी हाल के अंदर जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। बुलेटिन में बात कुछ और खबरों की करते हैं। यादों के झरोखे से निकलकर नए अंदाज में लूना ने वर्तमान का सफर तय कर लिया है। 90 के दशक की लोकप्रिय 2 व्हीलर में शुमार लूना की वापसी हो गई और फर्क बस इतना है कि अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसी दिखने लगी है जो बैटरी से चार्ज होकर चलेगी। तो आइए जानते हैं आज की लूना की खासियत। नब्बे के दशक का भरोसेमंद साथी लूना, उसी पुरानी लूना ने वापसी की है नए अंदाज में। बस फर्क इतना है कि अब ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी बैटरी से चलने वाला स्कूटर। दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिनों तक ई व्हीकल का मेला लगा, जिसमें एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को शोकेस किया गया। लेकिन जिस व्हीकल ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वो थी पुराने जमाने की लूना जैसी दिखने वाली ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये गाड़ी 4 घंटे की बैटरी चार्जिंग में 65 किलोमीटर चल सकती है और इसमें पैडल भी लगे हुए हैं ताकि कहीं बीच में बैटरी खत्म हो जाए तो आपको गाड़ी खींचनी न पड़े। पहली बात यह है कि पेडलिंग से थोड़ा इसका रेंज बढ़ जाता है
और दूसरा अमूमन देखने में आता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ हो जाए, जैसे बैटरी ऑफ हो जाए, तो आप क्या करेंगे फिर? तो आप फिर उसको धक्का मारने लगेंगे। तो उससे अच्छा है कम से कम आप थोड़ा पेडल करेंगे तो आराम से कहीं ना कहीं अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं किसी ऐसी सिचुएशन से। वो पर्पस है। वैसे इसमें पेडल असिस्ट सेंसर है, तो जहाँ 65 किलोमीटर ये चार्ज पर देती है, अगर आप थोड़ा पेडल मारें तो ये 65 से 80 किलोमीटर तक भी चल सकते हैं। कंपनी ने इसकी कीमत 45,000 रुपए रखी है। हालांकि मेकर्स का मानना है कि जब वो इस स्कूटर को डिजाइन कर रहे थे तो उनके जहन में कहीं न कहीं था कि ये पुराने जमाने की लूना के अवतार में आएगी। हम लोग एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिजाइन बनाना चाह रहे थे और डिजाइन जब बनके तैयार हुआ तो तब से जिसने देखा और शायद हमें भी लगा कि थोड़ी ये लूना जैसी ही है, लेकिन बनाते वक्त हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लूना को मतलब फिर संजीदा करने निकले हैं, ऐसा तो नहीं था। पर एक प्रैक्टिकल डिजाइन आई थिंक कहीं ना कहीं आपको उस तरफ ले जाता है। लूना के अलावा जिस इलेक्ट्रिक बाइक के सबसे ज्यादा चर्चे रहे वो ये सुपर बाइक है। बेहद शानदार दिखने वाली इस सुपर बाइक को बाइक के शौकीनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। बैटमैन की फिल्मों में ऐसी बाइक को देखा गया है, तो बॉलीवुड फिल्म गोलमाल में भी अजय देवगन ने ऐसी ही बाइक को चलाया है। अब ये बाइक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गई है, तो जाहिर है सबसे पहले आपके जहन में यही आएगा कि इसकी कीमत क्या है। तो इस शानदार बाइक के मालिक बनने के लिए आपको खर्च करने होंगे 1 लाख रुपए। भारत में ईवी स्कूटरों और बाइकों की मार्केट तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कंपनियां ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, जो बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी बिल्कुल मुफीद है। ₹45,000 इसकी कीमत है। प्राइस भी बहुत चौंकाने वाली है। पुराना फील भी आपको देगी, आपके दादाजी की शायद यादों में भी लेकर चली जाए, और सबसे बड़ी बात कि फिटनेस में भी आपको ये हेल्प करेगी। आप जब तक चाहे इसमें पेडल मारिए, उसके बाद आप चाहे तो इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। एक ये बिल्कुल अनोखी नई चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि जनता यहाँ आकर इसे खरीद भी सकती है। कैमरामैन कृपाल के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। बात राष्ट्रीय रक्षा की करेंगे, जिसे लेकर एक बड़ा शुभ समाचार सामने आया है। भारत के हवाई सुरक्षा कवच को और मजबूत करने के लिए सेना ने नई मिसाइल तैयार करने की योजना बनाई है। कम दूरी वाली इन मिसाइलों को सेना के जवान कंधे पे रख के फायर कर सकेंगे। इन मिसाइलों को विकसित करने में 6800 करोड़ की लागत आएगी। ये मिसाइलें पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पे बेहद कारगर साबित हो सकती हैं। और दूसरी खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी है, जो सियाचिन का दौरा कर रहे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों से यहां पहुंच के राजनाथ सिंह बातचीत करेंगे। फिलहाल सबकी नजरें सेना के उस मिसाइल मिशन पे है, जिसके पूरा होने के बाद सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान के आसमान में अभेद सुरक्षा कवच, दुश्मनों की हवाई साजिशों से देश की हिफाजत, हवाई सुरक्षा में आत्मनिर्भर बना भारत। देश की हवाई सरहदों को दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए हिंदुस्तान ने ऐसा कदम उठाया है जो कई पड़ोसी मुल्कों को परेशान कर रहा है। भारतीय सेना अब कंधे पर रखकर दागी जाने वाली कम दूरी की मिसाइलों को देश में ही बनाने की योजना पर काम कर रही है। ये मिसाइलें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने में बेहद कारगर साबित होंगी। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी वी-शोराड हवाई सुरक्षा की बेहद अहम कड़ी है। अगर दुश्मन की कोई मिसाइल सरहदों के बेहद करीब पहुंच जाए तो वी-शोराड की मदद से उस मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। भारतीय सेना वी-शोराड को देश में ही विकसित करके चीन और पाकिस्तान सीमा पर चौकसी और बढ़ाने की तैयारी में है।
सेना स्वदेशी एयर डिफेंस की 2 योजनाओं पर काम कर रही है। एयर डिफेंस सिस्टम की लागत 6800 करोड़ रुपए होगी। इसके तहत 3000 मिसाइलें विकसित करने की योजना है। साथ ही सेना 500 से अधिक लॉन्चर भी तैयार करेगी। फिलहाल भारतीय सेना कम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से इग्ला 1M मिसाइलें खरीदता है, लेकिन अब नई योजना से वी-शोराड मिसाइलों को देश में ही विकसित किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रूप से ही इन्हें सेना के लिए खरीदा भी जाएगा। सेना ने हैदराबाद की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी और पुणे की एक प्राइवेट कंपनी को लेजर बीम आधारित मिसाइलें विकसित करने का काम सौंपा है। इस परियोजना पर 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल सीमा पर दुश्मनों के ड्रोन, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत सेना के लिए 200 लॉन्चर और 1200 मिसाइलें विकसित की जाएंगी। वहीं दूसरी योजना के तहत सेना इंफ्रारेड आधारित मिसाइलें तैयार करने पर जोर दे रही है। इसे विकसित करने की जिम्मेदारी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को सौंपी गई है। वी-शोराड किसी भी देश की हवाई सुरक्षा की आखिरी पंक्ति में इस्तेमाल होने वाला हथियार है। ये मिसाइलें यूक्रेन और रूस के युद्ध में अपनी काबिलियत साबित कर चुकी हैं। हिंदुस्तान रूसी वी-शोराड मिसाइलों की बजाय अपने देश में ही ये मिसाइलें डेवलप करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। कोशिश यही है कि आने वाले वक्त में हवाई सुरक्षा के हर पहलू में भारत आत्मनिर्भर बन जाए। स्वदेशी मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम से देश की सरहदों पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बन जाए जिसे तोड़ने की कोई दुश्मन सोच भी न सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने मिशन मिसाइल तो देख लिया, अब आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मिशन सियाचिन को दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन दौरे पर पहुंचे, जहां वो वहां तैनात जवानों से मिलेंगे। काराकोरम रेंज में करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र माना जाता है, जहां सैनिकों को शीतदंश और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी मौजूदगी के 40 साल पूरे किए थे। अपने ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने अप्रैल 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने सियाचिन में अपनी मौजूदगी मजबूत की थी। दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात सैनिक बेहद मुश्किल मोर्चे पर जोश, जुनून और जज्बे के साथ तैनात रहते हैं। सियाचिन का यह इलाका काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है और भारत की सबसे ठंडी जगहों में पहले नंबर पे सियाचिन का ही नाम आता है। सियाचिन साल भर बर्फ से ढका रहने वाला बेहद मुश्किल मोर्चा है। बिल्कुल, और इसकी वजह है यहाँ सर्दियों में तापमान -50 डिग्री से -70 डिग्री तक रहता है। कभी कभी तो यहाँ पूरे इलाके में जीरो विजिबिलिटी होती है। ये करीब 20,000 फीट की ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र है, जहां पिछले 38 साल से भारत पाकिस्तान के सैनिक यहां आमने सामने हैं। सियाचिन से जवान चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को मिलिट्री बेस बनाया गया था। इस बेस पर करीब 3,000 सैनिकों की तैनाती रहती है। इन सैनिकों के लिए सियाचिन में खास व्यवस्था भी की गई है। वहीं सियाचिन में सैनिकों को स्पेशल कपड़े, सेफ्टी इक्विपमेंट्स और स्पेशल व्हीकल का इंतजाम है, जो कड़ाके की ठंड में रहने वाले सैनिकों को मजबूत बनाती है। और वहीं इस इलाके में ज्यादा कड़ाके की ठंड से सुनने और देखने में तो दिक्कत आती है। यहाँ ज्यादा रहने से याददाश्त जाने और उंगलियां गलने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए समय समय पे सैनिकों की तैनाती यहाँ पर बदलती रहती है। इसकी एक वजह इस इलाके में ऑक्सीजन की बेहद कमी होना भी है, जो यहाँ रहने के लिए मुश्किलें पैदा करती है। फिर भी सैनिकों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आती। अपने सियाचिन दौरे से पहले राजनाथ सिंह ने पीओके पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने फिर दोहराया कि पीओके भारत का था और भारत का है और भारत का ही रहेगा। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा।
आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। चिंता मत करो। रण क्षेत्र के बाद अब भारत की आध्यात्म नगरी अयोध्या का रुख करते हैं। यहाँ दिनों दिन रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश से ही नहीं, विदेश में रहने वाले राम भक्त भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। इनमें विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। रविवार को 400 विदेश भक्त अयोध्या में हनुमानगढ़ी दर्शन और पूजा के लिए पहुंचे। इनमें 88 एनआरआई शामिल रहे। सभी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और वीर बजरंगी का आशीर्वाद लिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत आनंद आया और एकदम शांत वातावरण है। तो हम लोग कहाँ बिजी हो उसमें रहते हैं लाइफ में, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। एकदम कोई हमें दिक्कत नहीं हुई किसी भी तरह की। आरती भी बड़े प्यार से, बहुत ही श्रद्धा से आरती हुई है यहाँ पे। आज हम लोग का सौभाग्य है, यहाँ आए हैं राम बाबा की धरती पे और आज हमें आरती का मौका मिला यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा। और अब कल राम टेम्पल के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे। हम लोग को इतना वो है, प्राउड है कि यहाँ पे इंडिया के में बहुत अच्छा सब इंतजाम करके हम लोग को सबको यहाँ बुलाया है।